अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। ये चैनल हम लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बनाया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे पिछले टॉपिक का लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। इस स्टेज तक आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं बायो की काफी सारी फील्ड से जो आप मैट्रिक लेवल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जिनके अंदर इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पेरियंटोलॉजी और एवोल्यूशन इस तरह की फील्ड शामिल थी। आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको याद ही होंगी यकीनन कि ये फील्ड्स क्या थी। लेकिन अगर नहीं याद तो हम इनको दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं ताकि इनका आइडिया आपके जहन में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी, the study of the size, shape and structure of animals, plants and microorganisms. 9th क्लास में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी the study of form and structure of living organisms. लेकिन अब ये हमारे पास न्यू डेफिनेशन है, ये अब हम लोगों ने पढ़नी होगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ना होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। उसका पूरा मतलब हम लोगों ने एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हमने पढ़ना होता है। तो हम मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। हमारे पास आ जाती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमने इसमें यह पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर से कैसा है। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स इन लिविंग ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हमने इसमें पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर से किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एनाटमी। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ना होता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द एनवायरनमेंट एंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना होता है कि एक खास एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ना होता है इकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि एम्ब्रियो की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। लोगी मीन्स स्टडी एंड एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एम्ब्रियो को भी डिस्कस कर ही लेंगे। डेफिनेशन है इसकी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज एंड देयर डेवलपमेंट। यानी कि इस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने पढ़ना होता है एम्ब्रियोज के बारे में और उनकी डेवलपमेंट के बारे में। अब जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एम्ब्रियो क्या है, तो उसका आंसर है एन एम्ब्रियो इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। In organisms that reproduce sexually, embryonic development is the part of the life cycle that begins just after fertilization of the female cell by the male cell. यानी कि जो फीमेल सेल है, आसान अल्फाज में अगर इसे समझाया जाए, वो जब मेल सेल के साथ फ्यूज करता है तो इन दोनों की फ्यूजन से हमारे पास बन जाता है जाइगोट, ठीक है। और वो जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप होने के बाद हमारे पास एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। और वो एम्ब्रियो जो है वो बाद में मजीद डेवलप होकर एडल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेज है ना एम्ब्रियो, इस स्टेज को हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है, कि उसकी डेवलपमेंट होती किस तरह है और एम्ब्रियो का लाइफ साइकिल क्या होता है। एम्ब्रियो के बारे में हर चीज जो है वो हम लोग इस फील्ड के अंदर पढ़ते होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अदर फील्ड्स, यानी कि इन सारी फील्ड्स के अलावा अब हमारे पास जो और फील्ड्स हैं उनमें हिस्टोलॉजी है जिसके अंदर हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, पेलियोंटोलॉजी है जिसके अंदर हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स जो हैं वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स के सेडिमेंट्स होते हैं जो हमें रॉक के अंदर, सॉइल के अंदर मिल जाते होते हैं। यानी कि जो जब मतलब लाइफ जो थी वो अर्थ पे इवॉल्व हुई थी बहुत पहले, तो तब उस टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो हमें सेडिमेंट्स मिलते हैं रॉक्स के अंदर, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। इसके अलावा है जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। बायो के अंदर जहां भी जू का वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। और जियोग्राफी तो आपको पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हम इसके अंदर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो नेचर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं।
यहाँ तक जो फील्ड्स थी वो आप पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने मजीद नई फील्ड्स के बारे में जिक्र करना है जिनके बारे में आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? The molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at the molecular level. यानी कि molecular biology के अंदर हम लोगों ने पढ़ना होता है molecules के structure को, ठीक है, सॉरी organisms के structure को molecular level के ऊपर, ठीक है। तो अब what is a molecule? अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि molecule क्या होता है। तो group of atoms bonded together representing the smallest fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction. इसको भी अब हम आसान अल्फाज में देख लेते हैं, ठीक है। एटम्स जो है ना, जब वो कंबाइन होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो होते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल रिएक्शन करवाते होते हैं। तो अगर हम देखें, अगर लेट से हमने किसी ऑर्गेनिज्म की मिसाल ली है, वो एडल्ट है, ठीक है, तो ये उसकी सबसे ज्यादा लास्ट वाली स्टेज है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बहुत पहले चले जाएं, तो जब ये स्टार्ट होता है बिल्कुल बेसिक टाइम पे, तो तब ये मॉलिक्यूल्स और उससे पहले ये एटम से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे जो कि होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसमें हमें ये पता चलेगा, तब हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस ये याद करें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी नाम से जाहिर है हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट। अब ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी इकोलॉजी से सिमिलर लग रही है, ये सिमिलर है उससे, लेकिन ये है कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये थोड़ी एडवांस स्टेज है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट से रिलेशन जो है, ठीक है। This includes interaction between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities. यानी कि इसमें हमने पढ़ना होता है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ना होता है कि ऑर्गेनिज्म और उनकी इन्वायरमेंट के दौरान क्या इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। This is the study of microorganisms which include bacteria, viruses, protozoa, algae and fungi. यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ने होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, नेकेड आई से हमें वो नजर नहीं आते। जैसे कि आपने कभी बैक्टीरिया देखा है, माइक्रोस्कोप के साथ तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बगैर आप नहीं देख सकते, ठीक है। वायरसेस भी हमने सुने हैं, हमने देखे नहीं है। प्रोटोजोआ भी हमें इसी तरीके से नजर नहीं आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई होती है, ये सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनको हम लोग अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिर आ जाती है सबसे फेवरेट चीज मेरी, फ्रेश वाटर एंड मरीन बायोलॉजी। अब वैसे तो ये दोनों की दोनों बायोलॉजी जो है, ये इसकी दोनों फील्ड्स पानी से रिलेटेड है, लेकिन फिर इनको अलग अलग क्यों कैटेगराइज किया गया है, इस बारे में हम अब देख लेते हैं। अभी मैं आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी फ्रेश वाटर एंड मेरीन बायोलॉजी का। फिर इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आया या इस तरह का डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आया तो वो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जबकि मेरीन बायोलॉजी के अंदर हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो कि मेरीन लाइफ के अंदर रहते होते हैं, ठीक है। अब फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर होता क्या है? फ्रेश वाटर वो वाला पानी होता है जिसे हम लोग पी सकते हैं, जबकि मेरीन बायोलॉजी के अंदर वो वाला पानी होता है जिसको हम पी नहीं सकते। अब हम क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है। क्या होती है? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन लोअर होती है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर रीजन्स कौन से होते हैं? फ्रेश वाटर रीजन्स पे हमारे पास लेक्स आ जाती हैं, फिर रिवर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनका जो पानी है ना उसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी लो है। जबकि जो मेरीन रीजन्स हैं उनमें हमारे पास ओशन आ जाते हैं, सी आ जाता है, समुंदर आ जाता है, फिर बड़ा ओशन आ जाता है, ठीक है। उनके अंदर सॉल्ट जो है ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है फ्रेश वाटर और मेरीन बायोलॉजी के अंदर। अब उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि फ्रेश वाटर मेरीन के अंदर फर्क क्या है। नेक्स्ट वी हैव इज पैरासाइटोलॉजी। अब
पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो मेन आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पैरासाइट होती क्या है। अब अगर तो आपने 9th में इसको गौर से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पैरासाइट क्या होती थी, अगर नहीं याद तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पैरासाइट बेसिकली वो चीज होती है जो कि एक होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रहती होती है और फिर वो अपने होस्ट को हर्ट भी करती होती है, ठीक है, वो अपने होस्ट को हार्म करती है, लेकिन मतलब जो पैरासाइट होती है ना वो अपने होस्ट के ऊपर रहेगी, उससे फूड भी लेगी, ठीक है, उससे अपने बॉडी के सारे काम चलाएगी, लेकिन इन रिटर्न वो उसी होस्ट को नुकसान भी पहुंचाएगी, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोगों ने उन पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना होता है। उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ते हैं और होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। एज द नेम इंडिकेट्स, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ना होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन। दिस इंक्लूड्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स वगैरह 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 ह्यूमन बीइंग्स के। यानी कि जो ये वाली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमंस के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, वो दिखता कैसा है, उसका फंक्शंस कैसे करता है, वो उसके टिश्यूज कैसे हैं, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, फिर उसके जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ना होता है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। और अब हमारे पास जो लास्ट रह गई है वो है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी आपको पता ही होगा क्या होती है, और बायो मीन्स बायो, ठीक है। तो खैर इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, लिविंग सिस्टम्स को यूज करते हैं, प्रोसेसेस को यूज करते हैं, किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके से अब आजकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पिछले दिनों भी हो रहा था वैक्सीन बनने का, ठीक है। अब वैक्सीन ऐसे ही तो नहीं बन जाती, वैक्सीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, लाइक किसी एनिमल को यूज करते हैं, ठीक है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ और एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से हम वैक्सीन बनाते हैं जो कि बाकी और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। इसके जरिए से अब हम लोगों ने इस एनिमल को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, और हम लोगों ने इन सबको बचा लिया। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सके, इंसानों की फलाह के लिए, लाइफ की फलाह के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी फील्ड्स बायोलॉजी की जो हमारी बुक में दी गई थी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल अभी नया है तो ऑब्वियसली आई नीड योर सपोर्ट। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।